निरंजन रोज की तरह ही अपने घर के बैठक कक्ष में कुर्सी में बैठा था और टेलीविज़न पर एक खबरिया चैनल में समाचार देख रहा था। खबरिया चैनल बता रहा था कि महामारी का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और रोज ही हज़ारों लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में पाँव रखने की जगह नहीं है। शमशान घाट में शव जलाने के लिए नंबर लगे हैं। उधर खबरिया चैनल में महामारी के विकराल रूप का वर्णन हो रहा था और इधर निरंजन पसीने से लथपथ हो रहा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। तभी उसने अपनी आंखें बंद की। उसे तब लग रहा था कि जैसे वो मृत शैया पर लेटा है। उसकी सांसें अटक रही हैं। वह छटपटा रहा है और बुरी तरह से कांस रहा है। उसने आंखें बंद की थी और थोड़ी ही देर में उसे सचमुच में जोर जोर से खांसी शुरू हो गई। उसने अपनी पलकें खोली और वह खांसते खांसते कुर्सी से उठ गया और दौड़कर बाथरूम में गया, जहां उसे उल्टी हो गई। कुछ देर तक वह बाथरूम में अपने दोनों हाथों से वॉश बेसिन को पकड़कर खड़ा रहा। फिर वह मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंचा और चारपाई पर लेट गया। तब तक उसकी पत्नी मालती और बड़ी बेटी निशा, बेटा हेमंत और छोटा बेटा सुमंत वहां पहुंच गए थे। निरंजन की सांसें अब भी तेज तेज चल रही थी। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। पत्नी मालती ने निरंजन के माथे पर हाथ फेरा तो उसने महसूस किया कि निरंजन का पूरा शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। मालती ने निरंजन को झिंझोड़ते हुए कहा, निशा के पापा। और निरंजन ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसने देखा कि उसके सामने खड़े मालती और उसके तीनों बच्चे उसे धुंधले से दिख रहे हैं। उसने चारपाई से उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसने फिर से उन चारों की तरफ देखा तो अब उसे वह चारों स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कांपती आवाज में कहा, मालू। और उसकी पत्नी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तक तो आप अच्छे भले थे। निरंजन का शरीर बुखार से कंपकपा रहा था। मई के महीने में दिल्ली की गर्मी में भी निरंजन ठंड से कांप रहा था। मालती ने अलमारी से गर्म कंबल निकालकर निरंजन के ऊपर ओढ़ दी। निरंजन ने अपनी पलकें बंद कर दी। लगभग 10 मिनट तक वे लोग निरंजन के सामने खड़े रहकर उसे देखते रहे। 10 मिनट के बाद निरंजन को नींद आ गई थी। अब वे चारों ही दूसरे कमरे में चले गए। वहां कुछ देर की चुप्पी के बाद निरंजन की बेटी निशा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, पापा तो अच्छे भले थे। मालती के चेहरे पर चिंता की लकीरें तैर रही थी। वह रात की सब्जी बनाने के लिए प्याज काटने लगी। प्याज काटते काटते वह बोली, हाँ बेटा, हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। आज तक मैंने कभी भी यह नहीं देखा कि तेरे पापा को हल्का सा भी बुखार या खांसी आई हो। तभी मालती का सबसे छोटा बेटा बोला, मम्मी, जब से पापा के ऑफिस में छुट्टी हुई है तब से वह न्यूज़ चैनल में न्यूज़ ज़्यादा देखने लग गए हैं। उसके छोटे बेटे सुमंत ने अपनी बात जैसे ही पूरी की, उसके बड़े बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। वह बोला, मम्मी, यह टीवी और अखबार वालों ने तो महामारी से लोगों को डरा दिया है। लोगों को छींक भी आ रही है तो उन्हें लग रहा है कि महामारी की चपेट में आ गए हैं वे लोग। फिर छोटे वाले बेटे ने कहा, मम्मी, वह कहानी आप ही तो बताती थी कि एक कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई और उसकी आंखों में काली पट्टी बांधकर उसे बताया गया कि उसे कोबरा सांप से डसवा कर मौत दी जा रही है। और तब उसके पैर पर आलपिन चुभाई गई तो कुछ ही देर में वह तड़प तड़प कर मर गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में कोबरे का जहर पाया गया। छोटे बेटे ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि निशा ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रह, ज़्यादा ज्ञान मत दे। महामारी तो है,
देख कितने सारे लोग मर रहे हैं इस महामारी से। कुछ देर के लिए वहां फिर से चुप्पी पसर गई। मालती ने प्याज की प्लेट व चाकू उठाया और वह रसोई में सब्जी बनाने चली गई। निरंजन दिल्ली की सीमापुरी में कृष्णधाम कॉलोनी में रहता था। वहां निरंजन ने 50 गज जमीन पर मकान बनाया था। वह एक कंपनी में सुपरवाइजर था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। वह रोज ही सुबह 9 बजे गुड़गांव स्थित अपने ऑफिस जाता था और रात के 9 बजे घर पहुंचता था। शनिवार और रविवार को उसके ऑफिस में साप्ताहिक अवकाश होता था। पिछले 10 दिन से महामारी के कारण उसकी फैक्ट्री बंद थी और वह घर में ही रह रहा था। इन 10 दिनों में उसकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह शाम रात वह हर समय टेलीविज़न से चिपक कर न्यूज़ देखता रहता था। उसका व्यवहार भी बदल रहा था। उसके व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को मालती भी महसूस कर रही थी। पहले निरंजन अपनी पत्नी मालती व बच्चों से ढेर सारी बातें करता था। बच्चों से उनकी पढ़ाई व उनके दोस्तों के बारे में बात करता था। शनिवार व रविवार के दिन उसका साप्ताहिक अवकाश होता था, तो वह दोनों ही दिन रात की सब्जी बनाता था। वह कभी चिकन तो कभी पनीर की सब्जी बनाता। लेकिन पिछले 10 दिन से वह घर में ही था और उसने एक बार भी किचन की तरफ झांका नहीं था। मालती देख रही थी कि निरंजन परेशान रहने लग गया था। कई बार उसने निरंजन से पूछा कि वह परेशान क्यों है, पर वह कोई जवाब नहीं देता था। मालती ने रात के 10 बजे तक सब्जी रोटी दाल बना ली थी। वह निरंजन के कमरे में गई। निरंजन आंखें खोल एकटक अपने सामने की दीवार को देख रहा था। मालती ने निरंजन के करीब जाकर निरंजन से कहा, निशा के पापा। मालती की बात सुनकर निरंजन ने अपनी गर्दन मालती की तरफ घुमाई। फिर मालती ने निरंजन से कहा, क्या हो गया आपको? क्या हाल बना दिया है आपने अपना? और तब निरंजन ने कांपते स्वर में कहा, मालू, देख रही हो, इस महामारी से रोज ही हजारों लोग मर रहे हैं। फिर मालती का हाथ अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उससे बोला, मालू, हम लोग तो बच जाएंगे ना इस महामारी से। मालती चारपाई पर बैठते हुए बोली, निशा के पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ आप मजबूत हृदय के इंसान हैं। आप मुकाबला करना जानते हैं। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मालती की बात सुनकर निरंजन चुप रहा। मालती चारपाई से उठी और किचन से निरंजन के लिए एक प्लेट में दाल रोटी और सब्जी लेकर आ गई। निरंजन ने एक कटोरी दाल पी और एक रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी खाई। उस दिन रात के 12 बजे के लगभग निरंजन को तेज बुखार आया। मालती ने उसे बुखार की दवा दी और फिर निरंजन सो गया। अगले दिन रोज की तरह मालती सुबह के 5 बजे उठकर घर के काम निपटाने लगी। घर के काम निपटाते निपटाते सुबह के 8 बज चुके थे। निरंजन अभी भी सोया था। बच्चे नहा धोकर नाश्ता कर रहे थे। मालती सोच रही थी कि निरंजन जब जाएगा तभी उसके साथ नाश्ता करूंगी। ठीक 8:30 बजे निरंजन लड़खड़ाते हुए घर के आंगन में आया। उसका शरीर कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से वह वहां पर रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा। जब तक वह बैठा ही था कि मालती भी वहां पर पहुंच गई। मालती ने एक गिलास में निरंजन को गर्म पानी के साथ नींबू काली मिर्च और शहद मिलाकर पीने को दिया। निरंजन मुश्किल से एक गिलास पानी पी पाया। फिर वह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में गया और चारपाई में लेट गया। थोड़ी देर बाद मालती ने निरंजन को मूंग दलिया खाने को दिया। निरंजन ने एक कटोरी मूंग दलिया की खाई और फिर वह सो गया। इसी तरह 2 दिन बीत गए। एक रात को खाना खाने के बाद निरंजन चारपाई पर लेटा था। मालती उसकी चारपाई के सामने कुर्सी में बैठी थी और सोच रही थी कि दिन प्रतिदिन निरंजन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कल निशा के साथ जाकर निरंजन को अस्पताल में दिखा लूंगी। फिर वह सोचने लगी, महामारी बढ़ रही है, हर जगह बंद है, कैसे पहुंचेंगे हम लोग अस्पताल तक? ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गई। कुर्सी में बैठे बैठे उसे नींद आ गई।
नींद में ही उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसके घर के आंगन में एक अजीब सा पक्षी आया है जो दिखने में गिद्ध जैसा लग रहा है। उसके नुकीले पंजे हैं और पंजों पर खून टपक रहा है। पर उस पक्षी का चेहरा कुछ कुछ इंसान से मिल रहा है। मालती ने देखा कि उस पक्षी ने अपनी चोंच जोर से उसके आंगन के फर्श पर मारी। सपने में ही मालती दौड़कर आंगन में पहुंचती है और उस पक्षी को भगाने के लिए अपने हाथ हवा में लहराती है। मालती को देखकर वह पक्षी जोर जोर से इंसानों की तरह हंसता है। मालती आश्चर्य से उससे पूछती है, कौन है तू? क्यों परेशान कर रहा है हमें? मालती ने देखा कि वह पक्षी पंख फैलाकर मालती के नजदीक आया और उसने मालती के पैरों पर जोर से अपनी चोंच मारी और वह हंसते हुए उड़ गया। तभी मालती की नींद खुल गई। उसने डरते डरते इधर उधर देखा। फिर सब कुछ सामान्य है यह जानते हुए अपनी कुर्सी से उठी और निरंजन के बगल में लेट गई। अगले दिन रोज की तरह ही मालती सुबह 5 बजे जाग गई और अपनी दिनचर्या में जुट गई। बच्चे भी जाग चुके थे। लगभग 7 बजे निरंजन अपनी चारपाई से उठा। वह 2 कदम चला ही था कि लड़खड़ा कर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। किचन में काम कर रही मालती ने निरंजन के गिरने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर निरंजन के समीप पहुंची। निरंजन फर्श पर लेटा था और पूरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, उसकी आंखें बंद थी। मालती ने अपने दोनों हाथों से निरंजन के शरीर को हिलाया डुलाया। निरंजन ने धीरे से अपनी पलकें खोली। वह बड़ी मुश्किल से मालती से बोला, मालू, मैं ठीक नहीं हूँ। तब तक निरंजन के तीनों बच्चे भी वहां पहुंच गए थे। निरंजन के 20 वर्षीय बड़े बेटे हेमंत और मालती ने बड़ी मुश्किल से निरंजन को फर्श से उठाकर चारपाई पर लेटा दिया। फिर मालती ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, निशा के पापा, आपको आज ही अस्पताल में दिखा कर आती हूँ। फिर उसने अपनी बेटी निशा को कहा, निशा बेटा, अपनी फ़ोन से एम्बुलेंस को बुक कर दे और कहना 9 बजे तक एम्बुलेंस हमारे घर में पहुंच जाए। और निशा उसी समय दूसरे कमरे में अपना फ़ोन लेने चली गई और थोड़ी ही देर में वह फ़ोन लाकर वापस उसी कमरे में आ गई। अपने फ़ोन से एम्बुलेंस बुक करने के लिए निशा ने दिल्ली और उसके आसपास की एम्बुलेंस सेवाओं को की इंटरनेट साइट पर एम्बुलेंस की उपलब्धता पता की। सभी साइट पर एम्बुलेंस अनुपलब्ध थी। एकाएक उसने देखा कि एक साइट 4 घंटे की वेटिंग दिखा रही है। निशा ने मालती से पूछा कि इस साइट पर एम्बुलेंस बुक कर दूं? तो मालती ने उसे स्वीकृति दे दी। निशा ने उस साइट पर एम्बुलेंस बुक कर दी। मालती ने निशा को बताया कि वह भी उनके साथ निरंजन को दिखाने अस्पताल जाएगी, इसलिए वह तैयार हो जाए। लगभग आधा घंटे बाद निशा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। इधर से निशा ने कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, जन सेवा एम्बुलेंस सर्विस से मैं पिकी बोल रहा हूँ। इधर से निशा ने कहा, जी कहिए। उधर से आवाज़ आई, आपने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के लिए एम्बुलेंस बुक की है ना? इधर से निशा ने कहा, जी हाँ। फिर उधर से आवाज़ आई, नहीं मिलेगी। इधर से निशा ने तपाक से कहा, नहीं मिलेगी? क्या मतलब है आपका? उधर से खीखी की हंसी के साथ आवाज़ आई, मतलब यह है कि महामारी गई है बढ़ और एम्बुलेंस पड़ गई है कम। उसकी बात सुनकर निशा ने कहा, तो फिर? इधर से आवाज़ आई, उधर से आवाज़ आई, तो फिर क्या? बीमार को अस्पताल तो पहुंचाना ही है ना? और निशा के मुंह से निकला, हाँ। अब उधर से आ रही आवाज़ में गंभीरता आ गई थी और उसने कहा, हाँ, मरीज को अस्पताल पहुंचाना हमारी सेवा का मुख्य लक्ष्य है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, अब एम्बुलेंस तो है नहीं, जो भी मिलेगी जुगाड़ से ही मिलेगी। और जुगाड़ का मतलब समझती हैं ना आप? और इधर से निशा चुपचाप उसे सुन रही थी। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, हेलो, मुझे सुन पा रही हैं ना आप? इस तरफ से निशा ने कहा, जी मैं सुन रही हूँ, आप बताइए ना कैसे मिलेगी एम्बुलेंस?
दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ ने गंभीरता से कहा, देखो ये इंडिया है, यहाँ सब हो जाता है। जुगाड़ वाली एम्बुलेंस के दो रेट हैं। पहला जो सामान्य एम्बुलेंस है, सामान्य मतलब बिना ऑक्सीजन वाली, उसके लगेंगे रुपए 5,000। इतना कहकर वो चुप हो गया। तभी इधर से निशा के मुंह से निकला, और दूसरा रेट? उधर से धीमी और गंभीर आवाज में कहा गया, दूसरा ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस, उसके लगेंगे रुपए 10,000। फिर उस आदमी ने निशा से कहा, जरा जल्दी बता देना कि कौन सी एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस मांगने वालों की लाइन लंबी है और एम्बुलेंस है ही नहीं। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। निशा ने मालती को फ़ोन पर हुई सब बातें बता दी। मालती सोचने लगी, उसके घर से जीटीबी अस्पताल मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होगा, और अगर ओला की सुविधा होती तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक ओला से 200 रुपये में पहुँच जाते। मालती ने बेबसी से निशा की तरफ देखा। फिर उसने निशा से कहा कि वह 5,000 रुपये वाली एम्बुलेंस बुक कर दे, और निशा ने एम्बुलेंस सेवा में फ़ोन किया और 5,000 वाली एम्बुलेंस बुक कर दी। उधर से एम्बुलेंस सेवा वालों ने निशा को बताया कि 1 घंटे के भीतर उनके दिए पते पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ठीक 8:45 पर एम्बुलेंस निरंजन के घर के बाहर पहुंच गई। तब तक मालती और निशा भी तैयार हो चुके थे। मालती ने निरंजन के कपड़े बदलकर उसे तैयार कर लिया था। मालती और निशा निरंजन की भुजाओं को पकड़ते हुए उसे सहारा देकर एम्बुलेंस तक ले आए। मालती ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से एम्बुलेंस का दरवाज़ा का खुलने को कहा, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उससे कहा कि पहले एम्बुलेंस का किराया एडवांस में दें, तभी एम्बुलेंस को वह आगे बढ़ाएगा। मालती ने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकालकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को दे दिए। ड्राइवर ने एम्बुलेंस का पीछे वाला गेट खोला और निशा और मालती ने सहारा देकर निरंजन को एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाकर उसे स्ट्रेचर में लेटा दिया। वह दोनों भी निरंजन के सामने वाली सीट पर बैठ गए। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एम्बुलेंस का गेट बंद कर दिया और वह अपनी सीट पर बैठ गया। उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की। कुछ ही देर में एम्बुलेंस रफ्तार पकड़ती हुई अस्पताल की तरफ जा रही थी। मालती सोच रही थी कि उसके घर से अस्पताल तक एम्बुलेंस को पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, और कुछ ही देर में उसे हल्की सी झपकी आ गई। नींद में ही उसने महसूस किया कि इंसानी शक्ल वाला गिद्ध जैसा दिखने वाला पक्षी निरंजन के ऊपर बैठा है और वह कुटिल मुस्कान से उसकी तरफ देख रहा है। वह चौंकी, अरे इस इंसान की शक्ल वाले पक्षी का मुंह तो हूबहू एम्बुलेंस के ड्राइवर से मिल रहा है। उस पक्षी के मुंह पर खून लगा था और उसके पंजे खून से सने थे। तभी मालती ने देखा कि वह पक्षी अपनी बड़ी सी जीभ से अपने मुंह पर लगे खून को चाट रहा है। चर्र की आवाज के साथ एम्बुलेंस रुकी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मुख्य गेट पर एम्बुलेंस खड़ी कर दी थी। एम्बुलेंस के रुकने की आवाज से मालती की नींद टूटी। उसने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली। उसने देखा निरंजन आंखें मूंदे लेटा हुआ है। ड्राइवर ने एम्बुलेंस का पीछे का गेट खोल दिया। मालती और निशा एम्बुलेंस से नीचे उतरी। अस्पताल का मुख्य गेट बंद था। गेट पर तैनात संतरी ने उनको बताया कि महामारी के कारण अस्पताल का ओपीडी बंद है और अस्पताल में महामारी से पॉजिटिव लोगों का ही इलाज हो रहा है। अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है और सभी पहले ही ऑनलाइन बुक हैं। उस समय वे दोनों ही निराशा से इधर उधर देख रहे थे कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनसे सहानुभूति जताते हुए बोला, दिल्ली में कहीं भी किसी भी अस्पताल में खाली बेड नहीं मिलेगा। फिर वह एम्बुलेंस की खिड़की से अंदर झांककर निरंजन को देखने लगा और मासूम सा चेहरा बनाते हुए उसने मालती से बोला, मैडम, मरीज को देखकर लग रहा है कि इनका बहुत बुरा हाल है। मालती और निशा उस आदमी को नज़रअंदाज करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि तभी उस आदमी ने उनसे कहा, सिटी हॉस्पिटल।
उस आदमी ने सिटी हॉस्पिटल का नाम लिया ही था कि मालती और निशा के मुंह से एक साथ निकला, सिटी हॉस्पिटल। फिर उस आदमी ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, हाँ, सिटी हॉस्पिटल। वहाँ बेड भी है, डॉक्टर भी है और जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी है। पर इतना कहकर वह चुप हो गया। तब मालती ने उससे कहा, पर क्या भैया? फिर उस आदमी ने अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी के नीचे रखते हुए कहा, पर क्या मैडम, वहाँ चार्ज ज़्यादा है। आप कहो तो अभी ले चलता हूँ आपको उधर। तब मालती ने उस आदमी से कहा, ठीक है भैया, ले चलो, ज़रा जल्दी करना। निशा और मालती ने निरंजन को सहारा देकर पहली वाली एम्बुलेंस से उतारकर उस आदमी की एम्बुलेंस में बिठाया और स्ट्रेचर में लिटा दिया। मालती और निशा भी निरंजन के सामने वाली सीट पर बैठ गई। वह आदमी भी एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी। लगभग 10 मिनट में एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंच गई। उस आदमी ने निशा और मालती को कहा कि वे लोग एम्बुलेंस के अंदर ही रहें। वह अस्पताल में निरंजन के लिए बेड की व्यवस्था करके आता है और वह तेजी से अस्पताल के अंदर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वह आदमी उन लोगों के पास पहुंचा और उसने उनको बताया कि अस्पताल की गैलरी में एक बेड खाली है और एक रात का एक बेड का किराया 5,000 रुपये है। उसकी बात सुनकर मालती सोचने लगी, बड़ी मुश्किल से निरंजन ने अपनी एक नौकरी से परिवार का खर्चा पूरा करके 3 लाख के लगभग की बचत की थी और इस बीमारी में भी वह सब साफ हो जाएगा। फिर उसने सोचा, इंसान की ज़िंदगी से पैसा बड़ा थोड़ी ही है। इंसान की कमी को पैसा थोड़े ही पूरा कर पाएगा। मालती ऐसा सोच ही रही थी कि वह आदमी मालती से बोला, क्या सोच रही हो मैडम? मालती ने उस आदमी की तरफ देखा और वह बोली, ठीक है भैया, हो जाएगा। फिर उस आदमी ने मालती से कहा, मैडम, अस्पताल वाले 20,000 रुपये एडवांस मांग रहे हैं। मालती ने 2 दिन पहले ही निरंजन के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपये निकाल दिए थे। मालती ने 20,000 रुपये उस आदमी को थमा दिए और वह आदमी पैसे गिनते गिनते अस्पताल के अंदर चला गया। कुछ ही देर में उस आदमी के साथ 2 लोग स्ट्रेचर पकड़ते हुए वहां पहुंचे। उस आदमी ने मालती को बताया कि निरंजन का महामारी का टेस्ट होगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो फिर वह लोग निरंजन के साथ अस्पताल में नहीं रह पाएंगे। उस आदमी के साथ स्ट्रेचर लेकर आए हुए दोनों आदमी निरंजन को स्ट्रेचर में लिटाकर अस्पताल के अंदर ले गए। उस आदमी ने मालती से एम्बुलेंस का किराया 2,000 रुपये लिया। मालती और निशा अस्पताल के रिसेप्शन हॉल के एक तरफ बिछी कुर्सियों में बैठ गए। निशा मोबाइल में गेम खेल रही थी और मालती ने कुर्सी पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बहुत सारे इंसानी मुंह वाले गिद्ध जैसे दिखने वाले पक्षी दिखे, जिनके पंजे खून से सने थे और उनके चेहरे पर ताजा ताजा खून लगा था। मालती ने एक झटके से अपनी पलकें खोल दी। उसे बेचैनी हो रही थी। उन लोगों को वहां बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। लगभग दोपहर के 3 बजे एक नर्स रिसेप्शन में पहुंची और वह बोली, निरंजन के साथ कौन है यहाँ? निरंजन का नाम नर्स के मुंह से सुनकर मालती और निशा एक साथ खड़े हुए और मालती ने नर्स से कहा, हम हैं। तब नर्स उनके करीब आई और वह उनसे बोली, निरंजन का रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। आप बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था जल्दी करो। नर्स ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी छोटे छोटे बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और नुकीली मूछ वाला एक छोटे कद का इंसान वहां पर आया और वह चौंकते हुए बोला, ऑक्सीजन चाहिए? नर्स ने उस आदमी की तरफ देखा और वह उस आदमी से बोली, हाँ कलम सिंह, अगर 1 घंटे के अंदर मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। नर्स की बात सुनकर कलम सिंह ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और उन्हें नुकीला बनाते हुए वह बोला, जीवनदायिनी हवा चाहिए, मुश्किल है ही नहीं। कलम सिंह की बात सुनकर मालती की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कलम सिंह को हाथ जोड़ते हुए कहा,
भैया, आप कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दो, जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे। मालती की बात सुनकर कलम सिंह की आंखों में एक चमक उभरी। उसने मालती से कहा, मैडम आप मेरे साथ आओ। और फिर वह तेज तेज कदमों से हॉस्पिटल के रिसेप्शन हॉल से बाहर की तरफ चला गया। मालती ने निशा को आंखों से इशारा किया कि वह वहीं पर रहे और वह कलम सिंह के पीछे पीछे चली गई। कलम सिंह हॉस्पिटल की पार्किंग के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे शख्स के पास मालती को ले गया। कलम सिंह और उस आदमी की आंखें मिली। आंखों ही आंखों में बातें हुई और वह आदमी मुस्कुराया। कलम सिंह ने उस आदमी से कहा, मुस्तफ़ा भाई, मैडम के पति की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। मुस्तफ़ा ने कलम सिंह की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुश्किल है। फिर मुस्तफ़ा तैश में आकर बोला, देख रही हो मैडम इस जालिम सरकार का हाल। लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं और यह सरकार कह रही है इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसा कहते कहते मुस्तफ़ा के गले की नसें तन गई। उसके चेहरे में घृणा झलक रही थी। तब मालती ने मुस्तफ़ा को हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया देख लो, कहीं से व्यवस्था हो जाए तो। मालती की बात सुनकर मुस्तफ़ा ने कलम सिंह की तरफ देखा। फिर वो मालती की तरफ मुड़ा और उससे बोला, मैडम हो जाएगी व्यवस्था। हमारे इमरान भाई बड़े समाज सेवी हैं। सुबह कह रहे थे कि उनके पास बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो बताना। मुस्तफ़ा की बात सुनकर मालती को थोड़ा राहत मिली। फिर मुस्तफ़ा ने कहा, ऐसा है ना मैडम, इमरान भाई समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम करते हैं। इंसान का जीवन बचाने का सवाल है। मिल जाएगा, 20,000 रुपए में एक सिलेंडर मिल जाएगा। और मुस्तफ़ा की बात सुनकर मालती के मुंह से निकला, 20,000 रुपए और समाज सेवी। तब मुस्तफ़ा ने कहा, मैडम वह तो मेरे इमरान भाई से रिलेशन अच्छे हैं, तब मुझे 20,000 रुपए में दे रहे हैं, नहीं तो वह 50,000 रुपए से कम में किसी को नहीं देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। फिर वह बेपरवाही से बोला, ऑक्सीजन मिल कहाँ रही है, मरे इस जालिम सरकार का। मालती ने सोचा ऑक्सीजन तो जरूरी है, इसलिए उसने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 20,000 रुपये दे दिए। लगभग आधे घंटे बाद कलम सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ गया। शाम के 5 बजे उन दोनों को बताया गया कि निरंजन का इलाज चल रहा है, पर उसकी तबीयत बिगड़ रही है और वह लोग चाहें तो अपने घर जा सकते हैं। अगर कोई बात होगी तो उन्हें फ़ोन से बता दिया जाएगा। मालती ने भी सोचा कि जब निरंजन के पास रहना ही नहीं तो अस्पताल में रहकर भी क्या करना, और अस्पताल से मुश्किल से उनके घर की दूरी 3 किलोमीटर थी। कुछ ही देर में मालती और निशा अस्पताल से अपने घर पैदल ही पहुंच गए। मालती को सिरदर्द हो रहा था। मालती ने निशा को कहा कि वह सबके लिए मूंग की खिचड़ी बना दे। खाना खाने के बाद मालती बिस्तर पर लेट गई। वह बहुत थकी थी तो उसे नींद आ गई। निरंजन की चिंता के कारण रात के 12 बजे उसकी नींद टूट गई और फिर वह रात भर बिस्तर पर करवट बदलती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह अपनी रोज की दिनचर्या के अनुसार सुबह के 5 बजे उठ गई थी। बच्चे सो रहे थे। सुबह के 8 बजे तक उन लोगों ने नाश्ता कर दिया था। मालती ने निशा से कहा कि 9 बजे के आसपास वे दोनों अस्पताल जाएंगे। मालती व निशा अस्पताल के लिए तैयार होने लगे। ठीक 8:30 बजे मालती के फ़ोन पर अस्पताल से फ़ोन आया। मालती को फ़ोन पर बताया गया कि निरंजन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए वे लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचे।
तब तक वे दोनों तैयार हो चुके थे और उसी समय वह पैदल ही अपने घर से अस्पताल की तरफ चले गए। मालती और निशा 9:15 के लगभग अस्पताल में पहुंचे। वहां पहुंचकर मालती ने रिसेप्शन में बताया कि अस्पताल से उनके पास फ़ोन आया था और अस्पताल के रिसेप्शन वालों ने उन दोनों को बताया कि फिलहाल वह कुर्सी में बैठकर इंतजार करें। ठीक 9:30 एक नर्स वहां पर आई और वो उन दोनों से मिली। नर्स ने उनको बताया कि निरंजन की तबीयत बहुत खराब है, उसे वेंटिलेटर की जरूरत है और वेंटिलेटर पर 7 लाख का खर्चा आएगा। नर्स के मुंह से वेंटिलेटर का खर्चा 7 लाख रुपए सुनकर मालती व निशा के होश उड़ गए। नर्स के वहां से जाते ही उनके पास कलम सिंह आया और उसने उनको बताया कि अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखकर आसानी से उनको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। मालती ने कलम सिंह से इस बारे में सोचने के लिए समय मांगा। मालती का सर झंझना रहा था। वो सोच रही थी, कौन है यहां हमारी सुनने वाला। तभी उसकी अंतरात्मा से एक चीख निकली, कोई है, और वह धड़ाम से कुर्सी में बैठ गई। निशा भी परेशान सी हॉस्पिटल के रिसेप्शन हॉल में टहल रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, निशा। निशा चौंकी। उसने इधर उधर देखा तो उसके मुंह से निकला, सौम्या। नीली जीन्स और सफेद टॉप पहने एक लड़की निशा के सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह थी निशा की इंटर की क्लासमेट सौम्या। 12वीं तक दोनों ने साथ ही पढ़ाई की। 12वीं के बाद सौम्या नर्सिंग का कोर्स करने जयपुर चली गई थी, जबकि निशा ने बीटेक किया था। स्कूल के दिनों में दोनों की दोस्ती अटूट थी। 1 साल पहले तक दोनों फोन से रोज बात किया करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। सौम्या ने निशा से पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? सौम्या की बात सुनकर निशा का चेहरा मुरझा गया। उसने सौम्या को सारी बात बताई और सौम्या ने निशा को बताया कि वह इस अस्पताल में स्टाफ नर्स है तथा 1 महीने पहले ही उसकी इस हॉस्पिटल में नौकरी लगी है। सौम्या ने निशा को यह भी बताया कि वह अभी 1 घंटे के अंदर निशा के पापा की सारी जानकारी जुटाकर उसे बताएगी। और कुछ ही देर में सौम्या वहां से चली गई। निशा ने अपनी माँ के पास जाकर उसको सौम्या से हुई सारी बातें बताई। लगभग 1 घंटे बाद सौम्या ने निशा को अपने फ़ोन से मैसेज किया कि वह 10 मिनट बाद उसे हॉस्पिटल के बाहर मेन रोड से लगे पार्किंग में मिले। निशा ने मालती को सौम्या के मैसेज के बारे में बताया और वह अस्पताल के रिसेप्शन रूम से बाहर चली गई। पार्किंग में पहुंचकर मुश्किल से 2 मिनट तक निशा को सौम्या का इंतज़ार करना पड़ा। सौम्या ने निशा के करीब जाते हुए उससे कहा, निशा, इस अस्पताल में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने अंकल जी की सारी रिपोर्ट देखी, सभी नॉर्मल हैं, उन्हें हल्का सा इन्फेक्शन है। और निशा सौम्या को एकटक देखती रही। फिर सौम्या ने निशा से कहा, निशा, यहाँ पर संक्रमित लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। लोग बीमारी से ज़्यादा दहशत से मर रहे हैं। शायद अंकल जी के साथ भी यही हो रहा है। तब निशा ने सौम्या से कहा, अब क्या करें? और सौम्या ने निशा से कहा, तुम लोग अंकल जी को घर ले जाओ, मैं शाम तक उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था कर दूंगी। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, और सुन, मुझे भी इस अस्पताल में घुटन महसूस हो रही है, मैं बहुत जल्दी से छोड़ दूंगी। इतना कहकर सौम्या ने निशा को बताया कि वह थोड़ी देर यहीं रुके जब तक वह हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुंच जाती। सौम्या के जाने के 10 मिनट बाद निशा भी पार्किंग से बाहर आ गई और वह कुछ ही देर में माँ के पास हॉस्पिटल के रिसेप्शन रूम में पहुंच गई। निशा ने अपनी माँ को सौम्या के साथ हुई सारी बातें बताई। फिर उन लोगों ने अस्पताल के रिसेप्शन में बताया कि वे लोग निरंजन को दूसरे अस्पताल में ले जा रहे हैं। पहले तो अस्पताल वालों ने बहुत आनाकानी की,
लेकिन मालती अपनी बात पर अड़ी रही। फिर शाम के 5 बजे उन लोगों ने निरंजन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, पर उन्होंने मालती को निरंजन की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी। मालती ने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बुक की। हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस का किराया 5,000 रुपये लिया। निरंजन को नींद का इंजेक्शन लगाया गया था, जिस कारण वह गहरी नींद में था। 10 मिनट में ही वे लोग अपने घर पहुंच गए। निशा, मालती और हेमंत ने निरंजन को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर उसे उसके कमरे तक पहुंचाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। निरंजन तब भी गहरी नींद में था। रात को ठीक 8 बजे निरंजन की नींद खुली। मालती वहां पर थी। निरंजन ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। फिर उसकी नज़र उसके सामने बैठी मालती पर पड़ गई। उसने कांपते स्वर में मालती से कहा, मालूम मैं तो हॉस्पिटल में था। और मालती ने हल्के से मुस्कुराते हुए निरंजन से कहा, आप ठीक हो गए हो निशा के पापा। निरंजन ने मालती के मुंह से इतना सुना तो उसके चेहरे पर खुशी छलकने लगी और उसने मालती से कहा, मालू, क्या तुम सच कह रही हो? और मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, यही सच है। उस दिन रात के 9 बजे सौम्या निरंजन के लिए दवाई ले आई थी। 1 हफ्ते में ही निरंजन बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। एक दिन रात के 8 बजे मालती किचन में खाना बना रही थी। निरंजन ने बैठक कक्ष में लगे टेलीविजन को चालू कर दिया था और वो एक खबरिया चैनल पर समाचार देख रहा था। मालती ने टीवी की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर वहां पहुंची। उसने दीवार पर टकी टीवी को खींचा और जोर से फर्श पर पटक दिया। निरंजन उसे हक्का बक्का देखता रहा और वो उससे बोला, मालू, ये तुमने क्या किया? इतना महंगा टीवी तोड़ दिया? तब मालती ने निरंजन से कहा, निशा के पापा, तुम जैसे स्वस्थ इंसान को खबरिया चैनल ने डरा डरा कर बीमार कर दिया था, और इंसान की कीमत इस टेलीविजन की कीमत से ज्यादा थोड़ी है। निरंजन ने मालती की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ मालू, मुझे तो जीवन में कभी बुखार, सर्दी, खांसी तक नहीं हुई थी। इतना कहकर निरंजन अपने घर के आंगन में टहलने लगा। उस रात मालती ने सपने में देखा कि इंसानी शक्ल वाला गिद्ध जैसा पक्षी फड़फड़ा रहा था। वह पक्षी उसके मुंह पर लगा खून अंगारे बनकर उसे जला रहा था। और तब सपने में ही मालती को गहरा सुकून मिल रहा था।